श्रावण मास के अंतिम सोमवार के दिन जब लोग अपने घर से मंदिर के लिए जलाभिषेक करने जा रहे थे तो वो ये नहीं जानते थे कि उनके जीवन का ये अंतिम दिन होगा और उनके जीवन की ये अंतिम पूजा होगी। 7 परिवार इस आपदा भरी इस आफत ने यहाँ पर शिमला के शिव बाड़ी मंदिर के पास साथ लगते घर में 7 लोगों की जान एक साथ छीन ली है। यहाँ पर परिवारजन के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, कितना डरावना ये दिन था आपके लिए? बहुत डरावना दिन था जी। हम यहाँ पर तो नहीं थे, हम गांव में थे। हमारे को फ़ोन आया, वहाँ से हमारे दिल टूट गए कि आपकी क्या रिश्तेदारी थी? मैं उनकी बड़ी बहन सुदेश शर्मा हूँ। और जैसे हमारे को उनके 7:30 बजे ये हुआ हादसा, और हमारे को जैसे फ़ोन आया, मेरी नंद के वो मद्रास में थे, वहाँ से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आप मेरे जो लड़का है उसको बोला कि मामे का, आपके मामा ना मंदिर में पूजा करवाने गए थे और ऊपर से पहाड़ आ गया। ये पता नहीं मेरे को कि कौन सा मंदिर है, पर हमारे को तो पता लगा मेरा मायका है, परंतु उनके भी मकान उन्होंने बांध डाला हुआ है। तो बोलते कि ऐसे ऐसे है कि ये हो गया। मेरे तो बाँह से लाते टूट गई, हो गया। घर आई, मैंने कहा मेरे कपड़े डाल दो। मैं ऐसे ऐसे, हमारे को ये उम्मीद थी कि ऊपर छत पर पड़ा हुआ है, शायद नीचे बच गए हो गए। हम तो उस हौसले से आए, परंतु रास्ते में इतना भयानक वो पड़े हुए थे कि हमारे सवेरे से चले हुए रात को हम 12:30 बजे वहाँ से होके मनाली के रास्ते इधर से होके बिलासपुर दोबारा आए बुनियार से, और फिर हम 12:30 बजे पहुँचे तो क्या सुना कि वहाँ पर सारा चला गया हुआ है। उम्मीद थी कि कोई उस परिवार में हमारा भाई भाभी तो इतने पूजन पे मंदिर के वो करने वाले आए हुए, अभिषेक करने गए हुए थे और भंडारा करना था दूसरे दिन, तो उन्होंने ये किया कि वो तो बचे ही होंगे जो इतने उसके भक्त हैं, परंतु आज तक हमारे को उम्मीद नहीं हुई। फिर आज हमारे को ये लग रहा है कि हमारे को मरे हुए भी मिल जाएं तो हम मुक्ति तो कर सकें, परंतु कई जो आ रहे हैं मीडिया वाले, वो कभी बोल रहे हैं कि इसकी पत्नी उल्ट पत्नियाँ फुआ फैला रहे हैं। कितने सालों से वो इस शिमला की जो शिव बावड़ी मंदिर है वहाँ पर जा रहे थे? 50 साल हो गए जी, 50 साल हो गए। सोमवार को जो है उन्होंने, बाकी तो सावन महीने के तो पूरे महीना लगाना उन्होंने, परंतु सोमवार का दिन जो है ना, उन्होंने एक नहीं छोड़ना, व्रत रखना उन्होंने पूरे परिवार ने। ये सिर्फ छोटी बेटियाँ नहीं रखती थी, बाकी पूरे चारों जने वो व्रत रखते थे सोमवार का, और उन्होंने शिव से जरूर जाना पे मंदिर। अब हमारे को तो यही था कि उन्होंने बचा देना, भोलेनाथ सबकी कृपा करते हैं, परंतु उनको पता नहीं क्या मंजूर था। हम नहीं बोलते कि क्या था क्या नहीं था, परंतु हमारे को यही उम्मीद थी कि वो उनको बचा देंगे। जब उनकी अब देख रहे हैं तो पता नहीं क्या कर्म किए हुए थे, हम तो यही बोलते हैं, बाकी क्या थे पिछले किए हुए। सर, आप भी रिश्तेदार थे उनके? मैं बड़ा भाई हूँ, 2 भाई थे हम। तो अब भाई की अभी डेड बॉडी मिली नहीं, एक बेटी पोतरी है उसकी नहीं मिली। जब सर आप इस घर को देख रहे हैं, खाली घर इंसान से बनता है, लेकिन एक इमारत जो है ईंट पत्थर की दीवार अब बनकर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, ये ऐसे आप जीरो लगता है। ठीक है सर, आप नहीं, मैं कभी बड़े प्रेम, कोई बात नहीं आज दिन तक कोई मेरी और भाई की इतना प्रेम था। कैसा रिश्ता था सर आपका उनके साथ? हमारा बाप नहीं तो मेरे को बाप की तरह समझता था, हर बात पूछ के करता था और मैं उससे पूछ के करता था। खत्म हो गया। आप इनसे बात कर। सर, आप अभी उनकी रिश्तेदारी में है जो ये परिवार था? जी हाँ, मैं उनका कज़न हूँ, और मतलब कज़न क्या, मतलब कि हमारे पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, यहीं रहते हैं पड़ोस में, तो इकट्ठा उठना बैठना था हमारा सारा। मैं उनके चाचा जी का लड़का हूँ,
तो उस दिन भी हमारे को जब फ़ोन आया तो 8 बजे के करीब पता लगा कि ऐसे ऐसे मंदिर गिर गया है। फिर हम जब दौड़े दौड़े गए पता लगा कि वो भी परिवार पूरा बीच में है। फिर वहाँ पहुँचे तो किसी ने बताया कि जो इनका बेटा था पवन जी का, उसने भागने की कोशिश की है अपनी छोटी बेटी को लेके, लेकिन 2-4 कदम की दूरी से रह गया और उतने को मलबा उनके ऊपर गिरा और वो नहीं बच पाए। अगर 2-4 कदम और चल लिया होता, लोग बोलते हैं जिन्होंने देखा है तो बोलते शायद वो उनका डरावना था। डरावना तो मतलब कि इससे डरावना तो मैंने शायद हमने कभी नहीं देखा। आप क्या मानते हैं कि भगवान भोलेनाथ के चरण में वो गए थे? नहीं, वो भगवान भोलेनाथ का और भगत ऐसे थे कि आज एक दिन के नहीं थे, रेगुलर रूटीन में। हमने जब भी उनसे कोई बात करनी, यार मंदिर भी जाना है, मंदिर भी जाना है। मतलब पवन भाई जी जो होते हैं हमारे, दिन में 2 टाइम जो जब उनको मौका लग जाना कि मंदिर में सेवा करने का, सुबह तो जाएंगे और भी कोई मंदिर में कोई काम हो छोटा मोटा तो उसके लिए सबसे आगे हो जाते थे कि मंदिर जाना है, मंदिर में ये काम है, मंदिर में वो। अपने बेटे को बोलते थे कि मंदिर के लिए वो मंगवा दे, मंदिर के लिए, मतलब मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा उनकी आस्था थी, शिव जी के लिए। क्या भगवान भोलेनाथ अपने ही चरणों में उनको ले गए? वो ऐसा भी लगता है क्योंकि वो उनके बीच तड़पने के लिए भी किसी को नहीं छोड़ गए। अब एक बेटी है बेचारी, वो भी दूर थी। अब पूरे परिवार को भगवान भोलेनाथ क्या बोल सकते हैं। अब क्या, हमें तो लगता नहीं कोई भाई ने कोई गलती की होगी, कुछ किया होगा। अब भगवान की इच्छा है, अभी क्या कैसे लेंगे कोई। ठीक है, तो इस वक्त परिवारजन के लोग हमारे साथ थे। इनकी आंखें जो हैं वो नम है, दिल में दुख जो है अभी तक समाया हुआ है और इनका ये कहना है कि आखिर जो 7 लोगों की जान गई है उनमें से कुछ बच जाते तो एक जीने की उम्मीद, हौसला एक बेटी को जो है वो मिल जाता। 7 परिवार में 7 लोग थे, 7 की जान जो है वो चली गई है और पीछे 3 पुश्तें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं और एक बेटी अभी भी ज़िंदा है, लेकिन बेटी को कोई किसी भी तरह के भी होश नहीं है और बात करने की होश में भी नहीं है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला। सावन के अंतिम सोमवार के दिन शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने लोगों का दिल दहला कर रख दिया। उसी हादसे का व्याख्यान करने के लिए इस वक्त प्रदीप हमारे साथ मौजूद हैं। जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था, ये साक्षात उसी समय वहीं पर थे और किस तरह से ये सारी घटना हुई, इनसे बातचीत हम करेंगे। प्रदीप, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बैठे, ठीक है। उस समय जब ये बादल फटा, या किस तरह की आवाज़ें आपको आ रही थी? बस बादल फटने की आवाज़ आई, 2 सेकंड के अंदर वो सारा कुछ हो गया था और हम मलबे के बीच से वो आ गए थे। जो पीछे से थी दीवार वो बच गई और मलबे के बीच फंसे हुए थे। जैसे मलबे के बीच फंस गए थे, हम तो 6 लोग थे, हम तो अपने 6 लोग ढूंढ रहे थे, देख रहे थे और 6 लोग निकले आपस में मलबे से और बाहर निकल गए थे। एक नेपाली था, शायद वो पल्ली साइड था, वो नेपाली भी दबा था और वो बहुत काफ़ी नीचे दबा था। उनकी जो सिर था वो तो निकाल दिया था, जो उनका जो नीचे वाला पोर्शन था वो मतलब निकालने का बड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि उसमें बहुत ऊपर से मलबा था और बाकी बोल रहे थे कि खुद बच जाओ एक बार, ऊपर से द्वारा आ रहा था, फिर क्या पता। फिर तो निकल गए थे हम पर साइड से, फिर लोग बहुत काफ़ी लोग आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे उसी समय सारे लोग, स्थानीय 3-4 ही लोग थे, शायद काफ़ी थे। उसके बाद हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर आए उन्होंने फिर अपने रूम ले गया और उन्होंने अपने कपड़े चेंज कराए हमारे और टेंशन लगाया। उसके बाद जैसे हम वो मतलब आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद वो शायद वो एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस के बाद हमारे को रेफर कर दिया पार। प्रदीप, कितना डरावना मंजर वो था, क्योंकि सभी के दिल दहलाकर उस मंजर ने रख दिया है। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। एक तरह से मौत के मुंह से आप बाहर निकल कर आ रहे हैं। किस तरह का वो डरावना मंजर था, थोड़ा सा बताएं। डरावना मंजर तो कुछ नहीं था क्योंकि वो उसमें जो बादल फटा तो सोचने का समय नहीं मिला क्योंकि हमने सोचा कहीं और जगह फटा होना। तो जितने सेकंड में हम उठने की कोशिश कर रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उतने तो मैं पीछे से आ गया था। उतने में तो कोई समझ में नहीं आ रहा था क्या करना। आप थे कहाँ पर? हम रूम में थे, ऊपर साइड 2nd मंजिल में, जो मंदिर के साथ वाली इमारत थी वहाँ पे। हाँ जी, बिल्डिंग में जो उपले वाला मकान था उसमें मतलब अरे वाला कमरा रूम था ऊपर। तो जब आपको वहाँ से निकाला गया मलबे से, तो वो बिल्डिंग कहाँ तक पहुँच चुकी थी? वो तो काफ़ी नहीं, जो ऊपर का छत था वो तो पता नहीं कहाँ, कोई पता नहीं क्योंकि वो फट गया जैसा, पूरा ही तहस नहस जैसा हो गया था। हम तो मिट्टी के बीच थे नीचे। वो बिल्कुल नाले में समा चुका था उस समय?
नाले में कंप्लीट पुलिस ही निकाला आपको? हाँ जी, निकाला तो क्या, खुद निकल गए थे, खुद निकल गए थे। और जो मेरे साथी थे उन्होंने निकाला साथ में। ठीक है, कितना कैसा आपको लगा कि जहाँ पर आप सो रहे थे, रात को आराम से चैन की नींद आप सो रहे थे, और सुबह जब आप उठते हो तो मलबे के बीच से आपको निकाला जा रहा है, या आप खुद कोशिश कर रहे हैं जिंदा बचने की? खुद कोशिश की थी, और जो हमारे साथ थे उनको बचाने की कोशिश की थी। जो नीचे लोग थे वो तो हमारे को पता भी नहीं था कि कितने लोग हैं, और जो हमारे साथ थे उनको बचाने की कोशिश की और खुद निकलने के बाहर आए। और जो एक नेपाली था वो तो पल्ली साइड था। कैसा लगा आपको जब आप रात को चैन की नींद जब सो रहे थे, सुबह उठकर जब आप मलबे से निकल कर आ रहे हैं? तो ये तो किस्मत की वो है कि बच गए, बाकी तो अदर तो सारे ऐसे सुन रहा हूँ कि डेड ही आ गए सारे, बाकी पता नहीं, किस्मत ठीक रही। डर लगा था? डर तो काफ़ी लगा था। डर तो अब तो ये तो एकदम ही हादसा हो गया। अगर तो पहले पता होता कि आ रहा है तो डरना था तब उतना, अब वो एकदम ही अचानक हो गया ना, तो वो उतना वो पता नहीं लगा, महसूस में वो सीधे उस मल्लों के बीच आ गए। मल्लों के बीच उठने लगे तो देख रहे थे अपने साथी को कि क्या हो गया ये, तो अपने जो मल्लो थे उतने साथी सुती उतने में ऐसे लगा कि मौत के मुंह से बाहर निकल कर आप आ रहे हैं। हाँ, ये तो किस्मत है कि मौत ये। प्रदीप, जब आप रात को वहाँ पर सो रहे थे, सुबह जब आप जगे तो मलबे में से जब आप निकले तो क्या आपको मंजर लगा, और उस समय के बाद अगर अब तक आप अपना जीवन देखते हैं तो किस तरह का आप महसूस कर पा रहे हैं? यही कह सकते हैं कि हम उस मलबे में मतलब भगवान की कृपा ही रही कि हम बच गए। बाकी तो अदर तो नहीं तो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे डैडी मिल रहे सारे। अगर हम भी उसमें होते क्या पता हम भी ना बचने थे। ये तो भगवान की कृपा है कि 6 के 6 जो हम लोग थे वो सारे के सारे बच गए। एक साइड नेपाली है वो भी बच गया। तो डर लग रहा है अभी जब आप देख रहे हैं कि जब डेड बॉडीज वहाँ पे निकाली जा रही हैं? हाँ, डर तो बहुत लग रहा है, क्योंकि अभी भी और भी ढूंढ ही रहे हैं। उसमें जितनी ज़्यादा वो डेड बॉडी निकल रही है उतनी ज़्यादा डर लग रहा है कि ऐसा हमारे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ है। बाकी पता नहीं कि कैसे बच गए, वो तो ऊपर ही जाने। तो अभी जब आप बिल्कुल ठीक अब हो चुके हैं, हालांकि हल्की बहुत चोटें आपको आई हैं, तो अब लग रहा है कि कुछ जीवन में बदलाव हुआ है, एक नया जीवन आपको मिला है? हाँ, ये तो लग रहा है कि नया जीवन मिला है मुझे। ये ऐसे ही लग रहा है कि 6 के 6 बंदों को नया जीवन, क्योंकि वहाँ बचने का तो कोई स्कोप ही नहीं था मेरे आइडिया से, क्योंकि उस मलबे के ऊपर ही रह गए। इतनी स्पीड में आया ना वो मलबा कि वो मतलब बचने का कोई उम्मीद ही नहीं थी उसमें। जब आपने उस मलबे को देखा, एक नज़र जब आपने डाली, जब आप निकल कर आ गए थे, तो कैसा आपको लगा? ऐसा लग रहा था कि हम 6 ही लोग हैं, कि हम बच गए। अब पता नहीं बाद में जब वो लग रहे थे कि वो निकल रहे हैं और डैड निकल रहे हैं, तो डर लग रहा था कि हम भी उसी में ही थे, हम कैसे बच गए। कि तो ये तो थोड़ा डर लगता ही है सारी चीज़ को। तो जब आपको मलबे से आप निकल आए और बाकी साथियों को भी जब निकाला गया, तो उसके बाद आपको क्या वहाँ पर आप गए? उसके बाद वहाँ पर मैं नहीं गया। क्यों नहीं गए? डर लग रहा है कि कहीं दोबारा ऐसा ना हो। मतलब एक अंदर से आप सहम गए हैं अभी भी? जी। तो क्या आपको तस्वीरें वहाँ की नज़र आती हैं उस शिव मंदिर की? तस्वीरें तो क्या है, वो मलबा ही दिख रहा था नीचे भी ऊपर भी, और वहाँ जो मकान वो लकड़ी के पत्थर वगैरह वो सारे दिख रहे थे। तो अभी क्या आपको ऐसे लगता है कि जब आप वहाँ पर आपने कहा कि उसके बाद आप नहीं गए हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से डर है कि हम यहाँ से बचकर ज़िंदा निकल के आए हैं? हाँ जी, ये तो लग रहा है कि जिंदा बचे हैं, कि दोबारा मतलब ना जाऊँ दोबारा, पता नहीं ऐसा हो हाँ जाए। जी। ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है कि कहीं दोबारा ऐसा ना हादसा हो जाए? हर जगह डर लग रहा है। जब हम ऊपर बैठे थे वहाँ भी ऐसे सोच रहे थे कि कहीं यहाँ भी ना हो। ऊपर रखे थे, रेस्टोरेंट में रखे थे, वहाँ भी थोड़ा डर रहे थे कि रात को नींद नहीं आई। ऐसे ही शरीर में कंपन महसूस होती है जब आप उस मंजर का समय जो है वो सोचते हैं? कंपन में महसूस तो ऐसे तो नॉर्मल हो रही थी, चल नहीं पा रहे थे, थोड़े ऐसे दिमाग भी काम नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे ही था नॉर्मल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। तो इस वक्त हमारे साथ प्रदीप थे, ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और इन्होंने बताया कि जो उस समय ये मंजर हुआ था उस समय इन्होंने अपनी आंखों से देखा है और मौत के मुंह से ये बाहर निकलकर सामने आए हैं। इन्होंने कहा कि किसी चमत्कार से कम नहीं है कि उस डरावने मंजर और उस जिस तीव्रता के साथ वो मलबा आया उसमें से ये निकल कर बाहर आए हैं और इन्हें नया जीवन दान मिला है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल प्रदेश में इस बार मॉनसून ने ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचाई है और इस प्राकृतिक आपदा के बाद इसका असर हिमाचल प्रदेश के चारों ओर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग मनाली में मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पिछले 7 दिनों से
नेशनल हाईवे नंबर 21 के बंद होने की वजह से यहाँ पर एसेंशियल सप्लाई में काफ़ी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप के पास हूँ और सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो पेट्रोल पंप की सप्लाई में देखने को मिल रही है। इस वक्त तस्वीरों के ज़रिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से पेट्रोल पंप जो है वो इस वक्त सुनसान है। बेशक यहाँ पर कुछ एक लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनको परेशानी का सामना जो है वो उठाना पड़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मैं चंडीगढ़ से हूँ ब्रदर, कप्तान नाम है मेरा। तो कब आप ट्रैवल करने निकले थे और अभी जा कहाँ रहे हो? हम सुबह 6 बजे निकले थे कल। एस्टिमेट था कि 12 बजे मनाली पहुँच जाएंगे रेस्ट वगैरह करके, पर हम रात को 10 बजे पहुँचे हैं। तो सड़कों के हालात क्या हैं, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी? बाइक वालों के लिए तो हमने 6 घंटा वेट किया है, पर गाड़ियों वाले तो एक दिन से वहाँ पे रो रहे हैं। तो सड़कों पर लैंडस्लाइड लगातार देखने को मिल रहा है, खतरा कितना है? खतरा बहुत है, हमने आंखों के सामने 3 लैंडस्लाइड देखे हैं कल वेट करते करते। तो इस वक्त जो है वो नेशनल हाईवे खुलने में भी थोड़ा समय लग जाएगा, तो पेट्रोल और डीजल की किल्लतों का सामना करना, आप भी अभी वेट कर रहे हैं क्या? अभी पेट्रोल के लिए स्ट्रगल चल रहा है। कल से हमने ऊपर भी जाना है, तो वह भी टेंशन है कि वहाँ पे पेट्रोल पहुँच चुका है कि नहीं पहुँच चुका। तो अभी भी 1 घंटा लगेगा, ट्रक खाली हो रहा है। पेट्रोल और डीजल ना मिलने की वजह से कितनी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है? आपको कितनी परेशानी हुई? हमें तो काफ़ी परेशानी हुई है, क्योंकि रात को हम यहाँ पे 10 बजे पहुँचे हैं। पीछे हम 6 घंटे के लिए स्टक हो गए थे रास्ते में, तो प्रॉपरली रोड क्लोज हैं। तो बाइकर्स थे तो इसलिए उन्होंने निकलने दिया। लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। और दूसरी चीज़, हमें तो आगे ले लद्दाख तक जाना है, तो पेट्रोल की बहुत दिक्कत आ रही है। अभी तक तो हम सुबह निकल चुके होते, बट इसके चक्कर में हम सोच रहे हैं मनाली में पहले, नहीं तो अगर आगे स्टे भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत दिक्कत है पेट्रोल की थोड़ी सी अभी, और जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियाँ भी रास्ते में बंद हो गई हैं, उनको और परेशानियाँ हो रही हैं। पेट्रोल पंप के कर्मचारी से पूछ लेते हैं। सर, किस तरीके से स्टेटस है? पिछले कितने दिनों से जो है वो सप्लाई रुक चुकी है, और अब आपके पेट्रोल पंप में जो है कितना फ्यूल बचा हुआ है? इमरजेंसी के लिहाज से जो है कितना स्टॉक रखा गया है? सर, कम से कम 5 दिनों से सप्लाई नहीं आ रही है पेट्रोल पंप में। तो अभी जो है सारा डैमेज हो गया। देखो, मंडी का रोड जो है सबसे मेन हाईवे है वो सारा टूट गया है। तो अभी हमारी गाड़ी देखो अभी पहुंची है, तो इसको रात को हमने बड़ी मशक्क़त से, मतलब फ़ोन पे रहे, सारा कॉन्फ्रेंस में रहे, बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले रोड से उसको निकाला है अपना टिंडी कटौला की तरफ से। तो अभी इसमें बहुत थोड़ा सा वक्त लगेगा, और इसमें हमारे कुछ लिमिटेड ही स्टॉक है। 5000 इसमें 4000 पेट्रोल है और 8000 डीजल है। तो लोगों को जो सर्व करना है वो 10-10 लीटर के हिसाब से ही अभी चलेगा। तो उसकी स्थिति को थोड़ा सा वक्त लगेगा सुधरने में। टैंकर के ड्राइवर से बातचीत कर लेते हैं कि कितना समय जो है इन्हें यहाँ पहुँचने में लगा है, कहाँ से चले थे, और इस ऑयल टैंकर को पहुँचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है? हम नालागढ़ से चले थे, 11 बजे हम मंडी में पहुँचे थे। उसके बाद 12:30 बजे हमें मंडी से छोड़ा गया, और वहाँ से यहाँ तक के लिए 13 घंटे लग गए हमें मनाली पहुंचने में। उसके बाद जो है तो वो नीचे वाले तो 4-5 घंटे लग ही रहे। तो सड़कों के क्या हालात हैं? सड़कों के बहुत बुरे हाल है सर। उसमें तो ऐसा है जैसे खड्डे हैं, बाकी ऊपर से स्लाइडिंग हुई है, निचली तरफ को किनारियाँ बनी हुई है, निचली तरफ को भी धारे खाई हैं बहुत भारी। जैसे पहले गियर में ही डाउन उतना बड़ी चढ़ाई भी पहले गियर में ही चढ़ना पड़ी गाड़ी की। तो कितना 1000 लीटर तेल लेकर जो है आप मनाली पहुँचे? 12,000 जी, पेट्रोल और डीजल? हाँ जी, 12,000 है। इसमें 8,000 डीजल है और 4,000 पेट्रोल है। तो क्या पहली बार आप इस कांडी कटोला वाले जो रास्ते पर इतने जो है वो तेल के टैंकर को लेकर पहुंचे हैं? मुश्किलें कितनी आई आपको? इसमें सर बहुत मुश्किलें आई। इसमें जो है हमें जैसे रास्ते में जैसे गाड़ियों को रोक के देखना पड़ता था आगे पीछे कि कहीं से आ तो नहीं रहा है, कि कहीं से धंस तो नहीं रही है जगह। तो उसके कारण हमारी गाड़ियां कहीं फंस भी गई, तो जेसीबी के टोचन से निकाली गई वहाँ से गाड़ियाँ। तो और कितनी गाड़ियां रात को जो हैं वो इस वैकल्पिक रास्ते से कुल्लू की तरफ आ रही थी? उस दौरान सिचुएशन क्या थी? अब हमारी गाड़ी है उस टाइम उन्होंने 37 गाड़ियाँ एंटर की थी नीचे से, वो भी टैंक और गैस की गाड़ियाँ थी हमारी सारी, बस और कोई भी गाड़ी नहीं थी हमारे साथ छोड़ी हुई। और जैसे हमारी गाड़ी अब जौरा में पहुंची तो उन्होंने एंटर की है कि भाई हाँ जी ये गाड़ी निकल गई यहाँ से, तब करके जो है दूसरे वाहन को छोड़ा गया वहाँ से। तो अब यहाँ से वापस फिर दोबारा से डीजल और पेट्रोल लेने के लिए जाना पड़ेगा, क्या मन में चल रहा है, क्या डर रहता है? सर जी जाना तो पड़ेगा ही, डर तो क्या है, जैसे खाली तो कुछ भी नहीं है, पर जैसे भरी हुई गाड़ी को दिक्कत है ज़्यादा। खाली तो चलो फिर भी निकल जाती है गाड़ियाँ, खाली का ऐसा होता है जैसे वजन नहीं होता है गाड़ियों में, जैसे लोड का वजन होता है तो उस टाइम डर होता है, बाकी नहीं है।
कितने दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो है ये बेहद ज़रूरी है पेट्रोल और डीजल इस डिस्ट्रिक्ट के इस लास्ट पेट्रोल पंप तक पहुँचे? इसमें तो सर पिछले 8 तारीख से है, पिछले महीने से 8 तारीख से बाद ऐसे ही है रास्ते। कभी बाया चल चौक आ रहे हैं, कभी हम बाया 7 मील और पंडो से होके आ रहे थे। जैसे जैसे पिछले चक्कर को लाया गया मैंने शनिवार को, तो मैं बाया चल चौक आया था उस दिन। तो वहाँ से ऐसा था कि थोड़ा सा इतना रास्ता वो 3-4 घंटे में निकल गए थे हम वहाँ से। लेकिन इस रास्ते से जो है तो इस रास्ते से हमें लग गए जैसे 7-8 घंटे लग गए वहाँ से निकलने में। इसको लेकर एक डिटेल्ड मीटिंग जो है आज सभी स्टेक होल्डर्स के साथ भी रखी गई है, ताकि लोगों को भी आसानी हो। लोगों को जाने के लिए क्या टाइम स्लॉट्स रहेंगे वो भी निर्धारित करेंगे। हमारे कमर्शियल व्हीकल्स के जाने के लिए क्या स्लॉट्स रहेंगे, एप्पल व्हीकल्स के लिए जाने के लिए क्या स्लॉट्स रहेंगे वो निर्धारित करेंगे। दूसरी तरफ से जो हमारी एसेंशियल सप्लाईज़ आनी है, फ्यूल आना है, एलपीजी आनी है, या वहाँ से आम लोगों ने उस रोड को यूज़ करना है, उसके लिए भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जहाँ तक पंडो की बात है तो उसको हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी NHAI से भी रेज़ कर रखा है उस इशू को, और उसको भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है कि उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि जहाँ तक बसेस की मूवमेंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए पंडो वाला जो रोड है उसका बहाल होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक को लेकर अभी पोजीशन हमारी कंफर्टेबल है। ऐसी कोई बड़ी सीवियर शॉर्टेज जो है, फ्यूल की शॉर्टेज ज़रूर थी, लेकिन आज जो सप्लाई आई है इससे थोड़ा कंफर्टेबल हुआ है। बट जैसा मैंने कहा कि कंजम्पशन भी डेली बहुत ज़्यादा है, सो हमें लगातार जो है फ्यूल की सप्लाई चाहिए होगी और इसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। एसेंशियल सप्लाई में जो है दूध, दही और बाकी के खाद्य सामग्री की कितनी शॉर्टेज जो है इस वक्त आपके स्टोर पर हो रही है? पिछले कितने दिनों से ये परेशानी झेलनी पड़ रही है? वैसे कुछ परेशानी तो हमारे जब फ्लड आया था 12-13 तारीख को पिछले महीने, उस टाइम भी हमारे को काफ़ी परेशानी रही। और उसके बाद जब अभी ये मंडी वाला ज़्यादातर मतलब मंडी से जब ये फ्लड आया और रोड राट टूटे, उसके बाद तो मतलब भाई 5-6 दिन से ना हमारा दूध आ रहा है, ना दही आ रही है, ना कोई ब्रेड आ रही है, ना कोई अंडे आ रहे हैं। और जितनी भी गाड़ियाँ मतलब जो बड़ी गाड़ियाँ अंडे की गाड़ियाँ वो उधर फंसी है पंडो में। तो अभी रोड खुलने का कोई चांस नहीं है। शायद अगर रोड खुलेगा तभी मेरे ख्याल ये चीज़ें आ सकती है। तो कितना लॉस जो है इस दौरान आपको झेलना पड़ रहा है, और क्या इस तरीके की परिस्थिति पहले भी हुई थी क्या? इस बार तो हमारे को कई किस्म के लॉस हुए जी। पहला लॉस तो ऐसा कि जैसे मान लो सप्लाई नहीं आई तो मतलब काम बिल्कुल ठप हो गया, टूरिस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं आए। एक तो टूरिस्ट की परेशानी, दूसरी हमारे जो भी यहाँ पर नुकसान हुआ फ्लड की वजह से हुआ, उसके बाद भी काफ़ी मतलब ये हुआ। 2 बार यहाँ पर परेशानी आई, तीसरी बार यहाँ पर बादल फटा था यहाँ पर सामने, तो उस टाइम हमारी दुकान में पानी घुस गया था। तो मतलब पूरी बाग में तो बहुत परेशानी रही है हमारे को। तो अब ये हाईवे की वजह से काफ़ी परेशानी है? हाईवे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है हाईवे की वजह से। क्योंकि जब तक ये रोड चालू नहीं होता सुचारू रूप से तब तक परेशानी है। कई बार अगर हम लोग आजकल भी कुल्लू जाना हो तो भी 6-7-8 घंटे लग जाते हैं हमारे को कुल्लू जाने के लिए भी, क्योंकि एक साइड से अगर मान लो जाम लग जाता है तो मतलब कम से कम कोई 20 जगह जाम लगता है। अगर 5-10 मिनट भी रुक गए तो भी मतलब 4-5 घंटे तो ऐसे चले जाते हैं हमारे आने जाने में। संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश।